पेज नंबर 460, 460। पॉइंट नंबर 14। अच्छा जी, इनपुट टैक्स। चलो भाई क्लोज करो उस क्लास में, शुरू करने। इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो आप किस पे पे करते हैं? परचेज के ऊपर पे करते हैं। तो इसकी आसान सी डेफिनेशन है, ये जरा याद कर लें। टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड। ये पॉइंट 14 में पूरा का पूरा आपको होंडा की बुक्स में बता रहा हूं। टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड बाय द पर्सन। अच्छा, ये फिक्र एज इट इज है नीचे, टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड बाय द पर्सन, लेकिन एज अडॉप्टेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर और अंडर सेल्स टैक्स एक्ट का लफ्ज आपने ऐड करना है। नेक्स्ट, टैक्स पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय द पर्सन। तो ये तीन फिक्रे हैं, ये याद कर लें। पहला है टैक्स पेड ऑन गुड्स सप्लाई रिसीव्ड बाय द पर्सन। तीसरा और आखिरी है टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड बाय द पर्सन, और दूसरा है टैक्स पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय द पर्सन। नेक्स्ट, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पेड ऑन अकाउंटिंग सर्विस रेंडर्ड टू पर्सन, यानी हमें किसी ने सर्विस रेंडर की, हमने सर्विस फिर बाय की ना। अगर हमें कोई सर्विस दे रहे हैं तो हम सर्विस क्या कर रहे होंगे? बाय कर रहे होंगे। आखिरी पॉइंट है जी पॉइंट सी। पॉइंट सी बड़ा आसान है। पॉइंट ए की मिसाल थी, आपने टायर परचेज किए हैं। पॉइंट बी की मिसाल थी, आपने इंजन इंपोर्ट किया है। पॉइंट डी की मिसाल थी, आपने अकाउंटिंग सर्विसेज बाय किए हैं। और पॉइंट ई की मिसाल थी, आपने आजाद जम्मू एंड कश्मीर से वायर्स बाय किए हैं। एक पॉइंट हमारा रह गया है सी। असल में ये जो लग्जरी आइटम्स होते हैं या महंगी महंगी चीजें, इन पर सेल्स टैक्स नहीं लगता, बल्कि एक और टैक्स लगता है जिसका नाम है फेडरल एक्साइज। तो लगता ये बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह है, कोई डिफरेंट तरीके से नहीं लगता। यानी अगर आप 100 एक ही दफा जगह बना दें, आगे हो जाए, ज्यादा आगे हो जाए और ज्यादा, यानी अगर आप 100 की चीज खरीदने जाएं तो आपको 17 जैसे सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है, तो 100 की चीज पे 17 ही आपको फेडरल एक्साइज पे करना पड़ेगा। लेकिन इसको सेल्स टैक्स की तरह लगाया जाता है। भाई दूसरी उधर बाहर बच्चे बोल रहे हैं, हाइब्रिड क्लास से उठ के उनको बता दो कि क्लासेस हो रही हैं। बोलना है तो जनरेटर के पास चले जाएं। पॉइंट सी, टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय द पर्सन। तो आसान सा फिक्र है, टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय द पर्सन। गुड्स से मुराद है यहां लग्जरी सीट्स। तो टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय द पर्सन। तो समरी ये बनी कि जो भी परचेज पे टैक्स पे होगा दैट इज कॉल्ड एज इनपुट। ये छोटा सा फिक्रा आपको ना मजबूरी में याद करना पड़ेगा। अंडर फलां लॉ, अंडर फलां लॉ, ये लॉ हमने कहा हमें तो पता नहीं है क्या है, क्योंकि ये हमारे सीए फाइनल के सिलेबस में है। तो कहते हैं कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह है। इन सेल्स टैक्स मोड, जैसे सेल्स टैक्स लगता है वैसे ही ये टैक्स लगता है। तो कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कौन सा लॉ है, बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह लगेगा। चलें जी, अब ये 5 फिक्रे बार बार जरा मेरे साथ बोलने हैं। टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड बाय द पर्सन। एंड पे आ जाए पॉइंट ई, टैक्स पेड बाय द सप्लाई रिसीव्ड बाय द पर्सन, लेकिन फकरा ऐड कर देना है अंडर फलां लॉ एज अडॉप्टेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। पॉइंट बी, टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड बाय द पर्सन। भाई देखो टाइम जाया कर रहे हो सबका लेट आके, अब जल्दी जरा बैठो। ग्रे शर्ट आपका वेट हो रहा है जी, शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, टैक्स। इसको जरा मैं ब्रैकेट में ले लूं, इसको तो आपने जरूर याद करना है ब्रैकेट वाली बात को, लेकिन ब्रैकेट वाली बात के अलावा बात तो वही है जो हमने पहले पढ़ी है। टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय द पर्सन। दो लफ्ज ऐड कर लें, अंडर फलां लॉ सेल्स टैक्स की तरह, इन सेल्स टैक्स मोड। और आखिरी तो आसान है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पेड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अस। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पेड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अस। अच्छा, ये अगर आप लेटेस्ट अटेम्प्ट नहीं इसमें मैंने डाली, अगर ये आप देखें तो सितंबर 21 में
42 नंबर की थ्योरी आई है और 58 का न्यूमेरिकल आया है। मार्च 21 में 53 नंबर की थ्योरी आई है और 47 नंबर का न्यूमेरिकल आया है। और सितंबर 20 में क्या है, 43 मार्क्स की थ्योरी है और 57 का न्यूमेरिकल है। अच्छा, अब अगर आप सितंबर 21 में देखें तो 13 और 18 नंबर, सितंबर 21 के अगर आप अंदर देखें तो 13 नंबर का सैलरी का न्यूमेरिकल और 18 नंबर का बिजनेस का। जाहिर बात है इसमें कैपिटल गेन और हल्का फुल्का मिक्स तो होता ही है। फिर उसके बाद 7 नंबर का सैलरी का न्यूमेरिकल और 24 नंबर का बिजनेस का न्यूमेरिकल। फिर 19 नंबर का सैलरी का न्यूमेरिकल और बिजनेस का न्यूमेरिकल नहीं आया क्योंकि एओपी का न्यूमेरिकल आ गया था, तो एओपी में बिजनेस का न्यूमेरिकल ही होता है। लेकिन इस राउंड में सैलरी का भी आया था, बिजनेस का भी आया था, एओपी का न्यूमेरिकल भी आया था। और पहले जो 3 चैप्टर्स हैं, 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल, तो पहले 3 चैप्टर से भी 8-10 नंबर का सवाल आ जाता है। और अगर आप इसकी बात करें चैप्टर 15 की, जो हमने रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला पढ़ा था, तो इसके साथ चैप्टर 16 मिक्स होता है। 8 नंबर का सवाल, 13 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल, तो कोई 8-10 नंबर का चैप्टर 15 और 16 को मिला के भी आ जाता है सवाल। तो ये 10-10 को 20 नंबर थ्योरी के यहाँ से आने का चांस होता है। और बाकी ऑब्वियसली थ्योरी हर चैप्टर में से आप देख रहे हैं टेस्ट हो रही है, कभी बिजनेस में से टेस्ट हो रही है थ्योरी, कभी लॉसी के चैप्टर में से कोई टेस्ट हो रही है थ्योरी, कभी ये थ्योरी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से आ रही है, कभी टैक्स क्रेडिट्स में से आ रही है, कभी सैलरी में से थ्योरी टेस्ट हो रही है, कभी बिजनेस में से थ्योरी टेस्ट हो रही है, कभी एथिक्स के चैप्टर, कभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में से। तो थ्योरी तो मल्टीपल जगहों से आ रही है। और सेल्स टैक्स ओवरऑल बनता है तकरीबन 30 नंबर का, हर दफ़ा 30 नंबर का आता है। 13 जमा 17, 12 जमा 16, 28 नंबर का, 13 जमा 18, 17 जमा 13। तो सेल्स टैक्स कुछ इस तरह बनता है। चलें जी, एक हॉट इशू हमारा डिस्कस हो गया। दूसरा हॉट इशू जो चल रहा है आजकल छुट्टियों वाला, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिलफर्ज अगर 10 को ईद होती है तो 9 को छुट्टी, मैं कन्वे कर रहा हूँ, बात पढ़ानी नहीं है। अगर 10 को हुआ तो 9 को छुट्टी दे दी जाएगी, और ताकि 8, प्लीज़ मुझे बात कर लेने दें, ताकि 8 को दोपहर के बाद आप निकल जाएं। अगर ज़्यादा मसला हुआ तो 7 और 8 के यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद 10, 11, 12 3 दिन ईद की छुट्टी होगी। बज़ाहिर 13 को बुला लेना चाहिए, तो ईद का दिन, उससे अगला दिन, उससे अगला दिन 12, बज़ाहिर 13 से क्लासें रिज्यूम हो जानी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता 13 को ना हो सकें तो 14 से रिज्यूम हो जाएंगी। तो बहरहाल फिर भी 13-14 के लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। और अगर ईद 9 को हुई तो ये सारी रूटीन एक दिन पीछे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, हम पढ़े थे सेल्स टैक्स, पेज नंबर 460 जी बिल्कुल, आपके फ्यूचर की फिक्र है, आई एग्री है, मैं मानता हूँ आपके फ्यूचर की फिक्र की जा रही है। नहीं यार, ऐसे ही बच्चे इकट्ठे होकर आ जाते हैं कि इससे अगले दिन भी आप आ जाएं। टीचर की भी करनी है क्या, मतलब इससे अगले दिन भी आ जाएं, 2 दिन तो चलें। हम दे देंगे ना जैसे। ओके, पेज नंबर 460, वापस आ जाएंगे जितने दी। अच्छा, अब ये जो 20 वाला पॉइंट है, ये परचेज के एंगल से नहीं पढ़ना, ये होंडा की बुक्स में नहीं है। अब ये सेल वाला 3 लोगों की बुक्स में है। एक तो होंडा की बुक्स में, दूसरा लग्जरी सीट सेलर की बुक्स में, और तीसरा टीसीएस वाले या फिर अकाउंटिंग फर्म जो अकाउंटिंग सर्विसेज दे रही थी, जैसे कि जिन्हें सर्विस प्रोवाइडर्स आप कहते हैं। तो ये क्योंकि डिफरेंट सेलर्स हैं, तो इसलिए अब तीनों की बुक्स में अलग अलग हम सेल इंटू 17% की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। भाई आप लेट हो गए, बड़ी कीमती बातें हमने की हैं, चलें बैठ जाएं। कुछ कीमती बातों पे ये मुस्कुरा भी दिए। ओके, आउटपुट टैक्स भाईजान ये होता है, मैंने आपको बताया था पेज 460 के ऊपर, कि 30 लाख वाली गाड़ी जब आप 35,10,000 की बेचते हैं तो इसमें जो 5,10,000 है ये आउटपुट टैक्स है, जो किसके ऊपर लगता है, सेल के ऊपर लगता है। सेल इंटू 17% इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। तो ये टैक्स वो है जो होंडा वाले सरासिफ से रिकवर करते हैं। तो डेफिनेशन बड़ी आसान सी है। पिछला पॉइंट ए था, उसमें टायर रिसीव हो रहे थे, इधर गाड़ी डिलीवर हो रही होगी, बस अंग्रेजी इंशाल्लाह वही होगी, एक हल्का सा फर्क आएगा। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द टैक्स recovered on supply received या supply made by the person, supply made by Honda to Sarasif,
आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस 5,10,000 ऑन सेल मेड बाय होंडा। ऊपर क्या लफ्ज था? सप्लाई रिसीव्ड, और इधर क्या है? सप्लाई मेड। बस ये था। ओके अच्छा, जब आप पॉइंट 3 याद करेंगे, 1 याद करेंगे, तो उसके साथ ही 3 याद कर लीजिएगा, क्योंकि इधर सप्लाई मेड है और उधर सर्विस प्रोवाइडेड है। बस ये हाईलाइट करना, इतना सा फर्क है। उधर सप्लाई मेड है और इधर सर्विस प्रोवाइड है। यानी अगर आप टीसीएस वालों के पास जाएं तो वो आपसे 100 रुपए रिकवर करेंगे या 117 रुपए रिकवर करेंगे? 117 रुपए रिकवर करेंगे। उसमें 17 क्या होगा? सेल्स टैक्स। अच्छा, टीसीएस वाले मेरे ख्याल से शायद 16% लगाते हैं। वो कुछ लॉज हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप ना सेल्स टैक्स में मेरी की गई कोई भी बात को प्रैक्टिकली अप्लाई ना कीजिएगा बाजार में जाके, वरना फड्डा हो जाएगा। तो मैं कुछ अधूरी बातें करता हूं जो हमारे सिलेबस के एतबार से हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट। तो अगर आप होटल में भी खाना खाने जाएं तो सेल्स टैक्स 16% होता है, वो किसी वजह से कोई रिलैक्सेशन दी हुई है, लेकिन हमारे सिलेबस में 17% है। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिकली अप्लाई ना कीजिएगा, छितर पड़ेंगे। तो आप टीसीएस वालों के एंगल से सोचें, सेल्स टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टीसीएस। तो ये दो फिक्र जरा याद रख लें, टैक्स रिकवर्ड ऑन सप्लाई मेड और नीचे वाला टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। बाकी फिक्रा वही है आगे पीछे। ओके, ये जो टैक्स है ना, ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के इलाके में कुछ लगे थे, इस वजह से इनका नाम इस तरह है। अच्छा, पॉइंट 2, मरहबा भाई बैठे। पॉइंट 2, अब लग्जरी सीट सेलर, अगर हम लग्जरी सीट सेलर के पास जाएंगे तो हम 117 पे कर रहे होंगे, वो 117 रिकवर कर रहा होगा। उसमें 17 क्या रिकवर कर रहा होगा? सेल्स टैक्स। टैक्स रिकवर्ड, ये वाली लाइन तो आपने पहले याद कर ली होगी, अंडर फलां लॉ सेल्स टैक्स की तरह। ये लाइन तो एज इट इज ऊपर वाली आपने याद कर ली होगी। टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल, जाहिर बात है प्रोड्यूस करके चीजें आपने सेल ही करनी होती है। लॉ मेकर ने बड़ी कंजूसी इस्तेमाल की फिक्रे में। टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लग्जरी सीट्स बाय द लग्जरी सीट सेलर, बाय द लग्जरी सीट सेलर। तो उसने जो 17 हमसे रिकवर किया, ये उसका आउटपुट है और हमारा इनपुट है, और आप लोगों का इनपुट है। चलें जल्दी करें, फिक्रा याद कर लें इधर ही। टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स बाय लग्जरी सीट सेलर। एक छोटा सा लफ्ज इसमें डालिएगा घर जाके, अंडर फलां लॉ। वो लॉ किस तरह लगता है? सिर्फ बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह लगता है, इन सेल्स टैक्स मोड। अच्छा, कुछ सर्विसेज पे भी फेडरल एक्साइज लगता है, वो सर्विसेज हमारे स्कोप में नहीं है। कुछ सर्विसेज पे भी फेडरल एक्साइज लगता है, तो ये भी इधर डेफिनेशन में याद कर लीजिएगा, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज का लफ्ज। चलें जी, जल्दी जल्दी याद करें 20 को। टैक्स पॉइंट 1 से शुरू करें। टैक्स रिकवर्ड ऑन सप्लाई मेड, नीचे आ जाए। टैक्स 3 पॉइंट में, टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब 2 में आ जाए, टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मेड बाय द पर्सन। अगले पेज पे आ जाए। टैक्सेबल गुड्स मींस ऑल गुड्स अदर देन एग्जेम्प्ट। ये जो एग्जेम्प्ट गुड्स है ना, ये 6th शेड्यूल में दी हुई है। 6th शेड्यूल में ये 6th शेड्यूल हमने याद नहीं करना। पेज 481। ये चीजें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो अगर बेची जाएं तो सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना है, एग्जेम्प्ट हैं, यानी इन पे सेल्स टैक्स नहीं लगना। जिंदा जानवर बेचे जाते हैं पाकिस्तान में, मीट ऑफ बोवाइन एनिमल, शीप एंड गोट, फिश, एग, लाइव प्लांट्स, दालें, फ्रूट्स वगैरह बेचे गए, लेकिन डब्बों में डाल के अगर बेचे गए, जैसे पाइनएप्पल का होता है, फिर नहीं। चिली बेची गई लेकिन डब्बे में डाल के नहीं, बोरी में से निकाल के। गन्ना केन बेचा गया, फ्रूट जूसेस बेचे गए लेकिन डब्बों में डाल के नहीं। वाटर बेचा गया लेकिन डब्बों में डाल के नहीं। ब्रेक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसी तरह और लिस्ट पता नहीं 50-60 आइटम ऐसे, ये तो सैंपल बेस पे लिखे हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं कि अगर आप जाके खरीदें, इसमें होली कुरान भी है, अगर आप पाकिस्तान में जाके कहीं से खरीदें तो दुकानदार आपको 100 वाली चीज़ कितने की बेचेगा? 100 की, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं?
अपने अंदर ही माफ हैं। तो अब आपने दोंदा 1,17,000 का नहीं खरीदना, कितने का खरीद लें? 1 लाख का नहीं, 50,000 का कर लें। बोलिए अच्छा, टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट की मिसाल है सैंपल। आपने सुना होगा जब बिजनेसेस शुरू होते हैं तो कभी चीजें सैंपल के तौर पे बांटते हैं, लेकिन हमारी नजर में वो भी टैक्सेबल हुआ करेंगे। ये अजीब लॉ है। अगर बिजनेसमैन किसी को सैंपल दे रहा है, जैसे दवाइयों के सैंपल बांटे जाते हैं, तो 100 दवाइयां बेची, 2 सैंपल के तौर पे दी, तो समझा जाएगा 102 बेच दी। टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। ट्रेडिंग करें दुकानदार और मैन्युफैक्चरिंग करें होंडा। एन एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स, होंडा सेल ऑफ गुड्स कर है, टीसीएस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और कोई बंदा चीजें बेचा और गुड्स इकट्ठी कर दे और सर्विसेज देना, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, मैंने आपको बिजनेस के चैप्टर में बताया था। कोई एक दफा आपने गाड़ियां खरीद के बेच दी, एक दफा आपने एसी खरीद के बेच दी, दिस ऑल इज अ टैक्सेबल एक्टिविटी। साथ वाला जो है वो बैठा हुआ है और बैठे बैठे बाल सही कर रहा है, इज इट अ टैक्सेबल एक्टिविटी? एना को उतार ले, इज इट अ टैक्सेबल एक्टिविटी? सोचने लग जाए, इज इट अ टैक्सेबल एक्टिविटी? नहीं, टैक्सेबल एक्टिविटीज वही हैं जो ये हैं, इनके अलावा बाकी चीजें टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं। आप क्रिकेट मैच खेल के आए, इज इट अ टैक्सेबल एक्टिविटी? नो। एनीथिंग डन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होते बिजनेस, एनीथिंग डन ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड एनीथिंग डन ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। असल में बिजनेसेस ये कहते थे हमारा कारोबार नया नया शुरू हुआ है तो हमें 100 वाली चीज 100 की बेचने दो। नो, कमेंसमेंट पे भी सेल्स टैक्स लगेगा। और कुछ बिजनेस कहते थे हमारा तो दिवालिया हो गया, कारोबार बंद हो रहा है, खुदा के लिए 100 वाली चीज 100 की बेचने दो, तो नो, बिजनेस शुरू होने पे भी सेल्स टैक्स लगा करेगा, एंड पे भी चीजें बेचेंगे सेल्स टैक्स लगेगा, बिजनेस के दरमियान में तो ऑब्वियसली सेल्स टैक्स लगेगा। तो 100 वाली चीजें 117 की बेची जाएंगी, बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन 2 चीजें क्या नहीं है टैक्स, बस ये 3-4 लाइनें पढ़ लें बस, आज फिर हमने न्यूमेरिकली करना है। पेज 461 से आगे नहीं पढ़ेंगे, ब्रेक सी लग गई है हमारी। कुछ थ्योरी याद भी करें घर जाके, कोई आधा पौना सफा हो रहा है, 1-1.5 सफा कम से कम होना तो चाहिए। अच्छा, टैक्सेबल एक्टिविटी बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन 2 चीजें टैक्सेबल एक्टिविटी में शामिल नहीं है। अच्छा, ये जो डिस्कशन हुई है इसकी बेस पे आपने कोई कंक्लूजन तो नहीं ड्रॉ करने शुरू कर दिए? कितने लोगों ने कोई जहन में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने शुरू कर दिए? खुदा के लिए दूसरे को ना बताइएगा, जो करना है वो खुद ही करें, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। ये जो पिछले लोगों के साथ होता था ये वो आपको बताया जा रहा है, जो आपके साथ होना है वो मुझे नहीं पता क्या होना है। तो इसलिए सिर्फ एक चीज है सिलेबस में जो पक्की ठक्की है, वो क्या है? वो ये है कि 10 नंबर से 8 से 10 नंबर पहले 3 चैप्टर से आने, सेल्स टैक्स कोई 30 नंबर का आने, और बाकी इनकम टैक्स कोई 60 नंबर का आने। तो ये बस एक पक्की ठक्की बात है, इसके अलावा कोई बात पक्की ठक्की नहीं है कि न्यूमेरिकल कितने आने हैं, थ्योरी कितनी आनी है, बाकी चीजें कितनी आनी है, बिजनेस में से न्यूमेरिकल आना है नहीं आना, सैलरी में से आना है नहीं आना, अगर थ्योरी इस चैप्टर की आगे उसकी आनी है या नहीं आनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए कंपनी किसी चीज की जिम्मेदार नहीं है, सारी चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं वो सिलेबस के अंदर है। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ओके, चलें जी। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन 2 चीजें टैक्सेबल एक्टिविटी में शामिल नहीं है। किसी चैप्टर को सीनियर के कहने पे छोड़ना नहीं है। और अच्छा जी, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन 2 चीजें टैक्सेबल एक्टिविटी में शामिल नहीं है। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर। एक बार याद रखिएगा, बिजनेसमैन पे इनकम टैक्स भी लगता है, सेल्स टैक्स भी लगता है, बट सैलरी वाले पे सिर्फ इनकम टैक्स लगता है, सैलरी वाले पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। बट डज नॉट इंक्लूड एन एक्टिविटी कैरिड ऑन एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी। अब आपने ना इन दोनों में फर्क समझना है, क्योंकि ये जो मैं टिक कर रहा हूं ये टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल नहीं है। तो प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी और नॉट फॉर प्रॉफिट में फर्क समझना है। गर्मियों के जमाने में शायद आपने आजकल कभी देखा हो, कुछ छोटी सी मोटरें लोगों ने हाथ में पकड़ी होती हैं ऐसी सेल डाल के, और वो इधर करते हैं तो हल्की सी पंखे की हवा आती है। तो कितने लोगों ने देखी है? ठीक है, चले, काफी सारों ने देखी है। अब किसी ने ये 50-60 घर में बना ली और बना के वैसे ही रिश्तेदारों में बांट रहा है, और रिश्तेदार पूछ रहे हैं ये तुमने कारोबार शुरू कर दिया? आपने नहीं, ये मेरी हॉबी है, बस मेरा टाइम बचता है तो संडे को पढ़ाई को मेरा दिल नहीं जाता तो मैं संडे को ये बनाने बैठ जाता हूं और बना के लोगों को देने लग जाता हूं। तो अगर कोई बंदा ये हॉबी के तौर पे काम कर रहा है तो फिर इसका बिजनेस तो नहीं है ना, इसने एक मशीन भी, एक पंखा भी सेल नहीं किया, इसकी तो हॉबी है। ये हॉबी डजंट मीन कि आप सेल कर रहे हैं, तो ये तो प्राइवेट हॉबी कर रहे हैं, इस पर आपके टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक बिजनेस 100 पंखे बेचे और 2 पंखे सैंपल बना के लोगों को दे तो वो फिर टैक्सेबल एक्टिविटी है, क्योंकि आपने प्रॉफिट के लिए भी काम किया है और नॉट फॉर प्रॉफिट भी काम किया है। लेकिन इस बंदे ने
सारा ही काम नॉट फॉर प्रॉफिट की है, इसकी तो हॉबी है ये। और क्या रॉयल फील्ड की हॉबी है सैंपल बांटना? नहीं। होंडा एटलस कार की हॉबी है गाड़ियां बांटना? नहीं। हो सकते 100 गाड़ियां बेचे, एक गाड़ी बांटते किसी को सैंपल बेस पे, उनकी हॉबी नहीं है। तो हॉबी से मुराद है प्योरली एक हॉबी हो आपकी, वो किसकी एम्बिट से बाहर निकल जाएगी? टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन के एम्बिट से प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी निकलेगी। लेकिन अगर बिजनेसमैन सैंपल बांटेगा तो ये हॉबी नहीं है, इट विल बी टैक्सेबल, हाउएवर इट विल नॉट बी टैक्सेबल। चलें जी, सप्लाई। ये जो सप्लाई का लफ्ज है, ये लफ्ज बहुत ब्रॉड मीनिंग लिए हुए हैं। सप्लाई में सिर्फ सेल नहीं आता, सप्लाई में सिर्फ सेल नहीं आता। सप्लाई के बड़े ब्रॉड मानिए। सप्लाई में क्या क्या आता है? 50 टिश्यू पेपर के डब्बे रोज पेटल ने बेचे, 2 किसी को गिफ्ट कर दिए, 1 डब्बा किस्तों पे बेचा। आपने कहा मुझे टिश्यू पेपर का डब्बा चाहिए, फिलहाल मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो 5-5 रुपए की किस्तें करो, रोजाना दे दिया करूंगा आपने। तो ये किस्तों पे डब्बा बेचा, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट सेल। बेगम का फोन आया कि सुबह से लाइट गई हुई है, बहुत पसीना आ रहा है, 2 डब्बे आप घर ले गए बजाय के यूपीएस लेके जाते, प्राइवेट यूज। जब एम्प्लॉइज ने देखा कि घरों में डब्बे जा रहे हैं, तो एम्प्लॉइज बोले हमें भी पसीना आवे, सिर्फ तुम्हारे घर वालों को तो ना पसीना आवे। तो फिर आपने अपने एडमिन ऑफिस के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर लोगों को पसीना खुश्क करने के लिए 3 हॉस्पिटल के डब्बे दे दिए, तो बिजनेस यूज हो गया। तो नॉन प्रॉफिट इदारे में ईदी साहब ने बोला हमें भी पसीना आवे, तो आपने चैरिटी के तौर पे उनको दे दिया। तो अब सेल्स टैक्स सप्लाई इंटू 17% पे लगता है। ये जो मैं पहले दिन से बोला था ना, सेल तो बहुत छोटी चीज है, सेल क्या चीज है, असल में सप्लाई पे लगता है। तो याद रखिएगा, जो बिजनेसमैन इसमें से कोई भी एक्टिविटी कर ले, तो ये 50 जमा 2 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 1, ये सारे डब्बों को जमा किया जाएगा, जमा करके इनके ऊपर 17% लगेगा। तो दिखने में आपको नजर आ रहा होगा कुछ चीजों पे लॉ मेकर को शायद माफ कर देना चाहिए सेल्स टैक्स, बट नहीं, सॉरी, कहीं माफ नहीं है सेल्स टैक्स इन सब चीजों को 100 के एतबार से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे आप 17% लगाते नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने ईदी वेलफेयर में चैरिटी दी, तो फिर आप अपनी जेब से जमा कराएंगे 17 रुपए, फिर आप कस्टमर से तो नहीं ले सकेंगे। आप कोई घर डब्बा लेके चले गए, तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, 117 मिलेंगे, या कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर शाबाश मिलेगी घर वालों से। तो लेकिन आप 17 रुपए कहां से जमा कराएंगे? कस्टमर से तो आपने लिए नहीं, फिर दुकानदार अपनी जेब से जमा करवाएगा। बस उसने 17 जमा करवाने इन चीजों का, जहां मर्जी से जमा करवाए, हमें उससे कंसर्न नहीं। लेकिन ये जो सेल वाली चीजें हैं और ये हायर परचेज टाइप चीजें हैं, इसमें तो शायद आप कस्टमर से ले रहे हो। इसमें आप हायर परचेज क्या होती है? किस्तों पे चीज बेचना। नहीं, फेयर वैल्यू पे, वो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन पढ़नी है, वो उसमें लिखा होगा कि वैल्यू क्या ली जाएगी। सप्लाई मीन्स अ सेल, चलो ठीक है, ये तो हमें भी पता था। कोई नई चीज बतानी है तो बताओ। सप्लाई मीन्स अ सेल, कहते हैं सप्लाई सेल होती है। अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर, इसे कहते हैं गिफ्ट। इसे क्या कहते हैं? गिफ्ट। मोहतरम इधर आए, इधर आए। हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी रिलेटिव की डेफिनेशन। किसकी रिलेटिव डेफिनेशन पढ़ी थी? वरना उससे पहले हमें नहीं पता था रिश्तेदार कौन होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हमें पता चल गया रिश्तेदार कौन होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने लगे हैं डेफिनेशन गिफ्ट की, वरना हमें क्या पता था गिफ्ट क्या होता है। अच्छा, ये जो स्टिक है ना, आई ट्रांसफर यू एंड यू कैन डिस्पोज इट एज ओनर। अच्छा, मैं ये कह के इसको देके चला गया, ये सोच में पड़ गया, क्या फिक्रा बोला था? आई ट्रांसफर यू एंड यू से मुराद मी। अच्छा, मी। आई, उन्होंने बोला था आई वो थे। आई ट्रांसफर यू एंड यू से मुराद मी, ये सोच रहे हैं ना। एंड यू कैन डिस्पोज, और मैं इसे बेच सकता हूं, ये तो मेरा है ही, एज ओनर, ओनर बन के। इसका क्या मतलब है? मैंने इस बबलू को क्या दिया है? इसका क्या मतलब है? मैंने इसको क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट की जरा मुश्किल सी डेफिनेशन पढ़ें जो अंग्रेजों ने जरा बनाई है। ट्रांसफर ऑफ हक, किसी को हक दे देना। टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर। तो आज के बाद आप भी गिफ्ट दीजिएगा तो प्रेशर डालने के लिए जरा फिक्रा फुकरा बोलिएगा, हे आई एम ट्रांसफरिंग यू एंड यू कैन डिस्पोज ऑफ इट ऑनर। ओके, वो आपको हो सकता है वापस ही कर दे। चले हैं इंक्लूडिंग किस्तों पे चीज बेचना। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सप्लाई। पुटिंग टू प्राइवेट, घर ले जाना टिश्यू पेपर के डब्बे, अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लेना टिश्यू पेपर के डब्बे, चैरिटी कर देना टिश्यू पेपर के डब्बे। पुटिंग टू प्राइवेट यूज, बिजनेस यूज और नॉन बिजनेस यूज ऑफ डब्बे प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टैक्सेबल एक्टिविटी। आप तो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको तो बिजनेस टिश्यू पेपर के डब्बे बेचना, उसके दौरान आप घर ले गए, उसके दौरान आपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिए, उसके दौरान आपने नॉन बिजनेस यूज कर लिया, दैट ऑल विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। परचेज किस्तों पे बेचना, इसके ना हमने इंशाल्लाह करनी है थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी।
किस्तों पे चीज बेचना। पॉइंट बी पढ़ लें, फिर कल न्यूमेरिकल रिज्यूम करते हैं। नीलामी कर देना चीजों की टू सेटिस्फाई अ लोन। क्या मतलब? आपका बिजनेस का डिफॉल्ट हो गया, बैंक लोन आपको वापस करना पड़ा, तो बैंक लोन वापस करते हुए होंडा के पास पड़ी ही सिर्फ 10 गाड़ियां हुई थी। क्या ये 10 गाड़ियां 30 लाख वाली 35 लाख 10,000 की बेचेंगे, या ये सिर्फ 30 लाख की बेचेंगे? ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में आती हैं, इसलिए ये वाली गाड़ियां भी बोले 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 35 लाख 10,000 की बेचेंगे। तो अगर नीलामी में आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से उसको डील करना है आपको। निकाल लें कल वाला न्यूमेरिकल। फिर पॉइंट सी की तरफ मैं आता हूं बाद में। सी और डी बस आज हम पढ़ेंगे। ये आपके आने से पहले मैंने नोट किया हुआ है, मुझे बता दें पेज नंबर कौन सा न्यूमेरिकल का? रोजाना आ रहे हैं ना आप लोग? 486 पे था, ठीक है। एक सेल हुई थी अच्छे बच्चों को, एक सेल हुई थी बुरे बच्चों को, एक सेल हुई थी मुरलीधरन को श्रीलंका में एक्सपोर्ट सेल, एक सेल हुई थी गवर्नमेंट को हमने टैंक बेचे थे, और परचेजेस उसके लिए इकट्ठी हुई थी टायर की। ऐसा ही है। अब मैंने कहा था सेल आपने न्यूमेरिकल के फेस पर वर्किंग 2 में 3 किस्म की लेनी है सिर्फ, टैक्सेबल, एग्जाम और जीरो रेट। ये 900 की सेल आपने डॉलेंस को गाड़ियां बेची हैं, 100 वाली 117 की। ये आपने बुरे बच्चे को गाड़ी बेची है 100 वाली 17 जमा 3 की। ये आपने बाहर के मुल्क में बेची है 100 वाली 100 रुपए की, और ये आपने एग्जेम्प्ट सेल की है 100 वाली चीज 100 रुपए की। ये 3 किस्म की हमारी सेल थी। हमने कैलकुलेटर पकड़ के नोट कीजिएगा, परचेज पे 17 लग चुका है, लेकिन ये सेल वो वाली है जिसपे अभी 17 नहीं लगा। तो इस इनपुट को आउटपुट में पोर्शन करें या इनपुट को सेल में? इनपुट को सेल में पोर्शन किया करेंगे। तो 680 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाई 1700, कल वाली तरतीब पे चले ना, कल जीरो रेट थी पहले। अच्छा, अब मोहतरम न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर 3 चीजें आएंगी। इस सेल का इनपुट माइनस करेंगे, इस सेल का इनपुट माइनस करेंगे, इस सेल का इनपुट माइनस करेंगे। तो अभी आपने न्यूमेरिकल का फेस नोट नहीं करना अगले 10 मिनट तक। आउटपुट, आउटपुट होते हैं सेल इंटू 17%। 1700 ज़रब 17%। ये 1700 वो चीज है जैसे 30 लाख वाली गाड़ी हमने 35 लाख 10,000 की बेची थी, तो 5 लाख 10,000। तो ये शायद कोई 30 लाख टाइप चीज है, ये मैंने इस पे 17% लगा दिया, ये 5 लाख 10,000 टाइप कोई चीज आ गई। तो 1700 इंटू 17%, 289। मुझे पता है कि इसमें इस फिगर पे 3% लगना है, वो भी जरा छोड़ दें। अच्छा, इस सेल इंटू 17% का परचेज इंटू 17% कितना है? इस सेल इंटू 17% का परचेज इंटू 17% कितना है? 462। तो इस इनपुट को यहां से क्या कर लेंगे? माइनस। तो यही न्यूमेरिकल का फॉर्मेट था, सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। अभी टोटल्स में नहीं करा। अब ये वो गाड़ी है जो आपने बाहर के मुल्क में बेची है, तो इसका बिल जो बनेगा ना, वो बिल बनेगा 500 जमा 0% ऑफ 500 इज इक्वल टू 500। यानी बाहर के मुल्क से मुरलीधरन मुझे सिर्फ 500 रुपया भेजेगा। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि इस चीज का जो बिल बना होगा वो बना होगा 1700 जमा 289, 17289 का इसका बिल बना होगा। 17289 नहीं बल्कि 1989, जो भी बना 1989। अच्छा, आउटपुट, ये सेल कितने परसेंट पे टैक्स लगेगी? 0% पे। तो बता दें टैक्स कितना आ गया? 0। अब अगर इसका टैक्स 0 आया, इस सेल में भी कोई टायर इस्तेमाल हुए होंगे, तो इस सेल में जो टायर इस्तेमाल हुए हैं, इधर देख रहे हैं आप लोग, तो उसका इनपुट क्या कर दें? माइनस कर दें। कितना? 136। अब ये 136 जो रिफंडेबल आ रहा है, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि अगर सिर्फ होंडा कार्स वाले एक्सपोर्ट सेल कर रहे होते और होंडा की गाड़ी पाकिस्तान में बिकती ना, तो फिर होंडा वाले गाड़ी बनाने के लिए 1 लाख पर 17,000 पे करते टायर वाले को, 2 लाख पर 34,000 पे करते टेप रिकॉर्डर वाले को, 3 लाख पर 17% 51,000 पे करते लोहे वाले को, और 51 प्लस 34 प्लस 17 ये बन जाता इनका परचेज इंटू 17%, यानी इनपुट बन जाता। फिर जब गाड़ी बाहर के मुल्क में बेचते और हुकूमत को साबित करते कि मैंने एक्सपोर्ट की है, तो हुकूमत कहती तुम्हारा सेल इंटू 17% नहीं है, तुम्हारा सेल इंटू 0% 0। ये जितना टैक्स तुम दे आए हो
आ जाओ हमारे से वापस ले लो, क्योंकि हम एक्सपोर्टर पर सेल्स टैक्स लगाना ही नहीं चाहते। अगर तुम दे आए हो तो आके हमारे से वापस ले लो। तो इसलिए एक्सपोर्टर को यह बेनिफिट हुआ करेगा कि परचेज के मौके पे जो टैक्स पे करके आया होगा वो इसे रिफंड हो जाया करेगा। तो इट इज रिफंडेबल। ये क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ओके, जो एग्जेम्प्ट सेल है, एग्जेम्प्ट सेल ऐसी सेल है जिसपे आपने टैक्स लगाना ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था, ₹1,00,000 का बकरा ₹1,00,000 का बाजार में बिकेगा, तो बिल भी नहीं बनेगा। 1,00,000 इंटू 0% सेल्स टैक्स, बिल भी नहीं बनेगा। एग्जेम्प्ट का मतलब है बस एग्जेम्प्ट है, जब वो चीज बिक रही है तो सेल्स टैक्स की बात ही ना करो। तो इसका मतलब है एग्जेम्प्ट सेल तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन हमने अपनी मिसाल में ये किया था कि हुकूमत को हमने टैंक बेचे हैं, तो हुकूमत ने कहा 300 वाले टैंक 300 में ही बेचो, या 300 मिलियन वाले टैंक 300 मिलियन में ही बेचो। तो इसलिए हमने सेल्स टैक्स उस पर नहीं लगाया था। अब जो इसका इनपुट है, क्योंकि हमने जो हुकूमत को टैंक बेचे, टायर तो उसमें भी लगाए होंगे, तो जो टायर लगाए होंगे उस पर जो हमने इनपुट पे किया है वो 82, जब हम माइनस करेंगे तो ये 82 का रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि ये 82 क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो ये पहला फर्क है एग्जेम्प्ट सेल और जीरो रेट सेल में। जीरो रेट सेल वाले का इनपुट माइनस हो जाता है और एग्जेम्प्ट सेल वाले का इनपुट डेड हो जाता है। इन दोनों को आपने अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा याद कराऊं तो शायद आपको याद आ जाए। IS 2 जिन्होंने इन्वेंटरीज पढ़ा हुआ है, या IS 16 जिन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा हुआ है, उन दोनों लोगों ने दो लफ्ज टीचर के मुंह से सुने होंगे, रिफंडेबल टैक्सेस और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। सुने हैं ये लफ्ज? रिफंडेबल टैक्सेस, और एक वो टैक्सेस जो रिफंड हो जानी है, एक वो टैक्सेस जो रिफंड नहीं होने। मुझे ये वाला रिफंडेबल लग रहा है और ये वाला नॉन रिफंडेबल लग रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि नॉन रिफंडेबल को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। तो जब एग्जेम्प्ट सेल वाले को पता चलता है कि मेरे टैंक के ऊपर जो टायर लगेंगे, क्योंकि मैंने टैंक बाहर नहीं बेचा, तो मेरे टायरों का इनपुट डेड हो जाना है। तो उसने अगर टायर मिसाल के तौर पर, या उसने टायर खरीदे हैं 100 रुपए के और 17% पे किया है 17 रुपए, और उसको पता है मैं 17 का बर्डन किसी पे डाल नहीं सकता क्योंकि मेरी एग्जेम्प्ट सेल है, तो वो ये नहीं कहेगा मैंने टायर 100 के खरीदे, वो कहेगा मैंने टायर खरीदे ही 100। तो जब वो कहेगा मैंने टायर खरीदे 117 के, तो उसकी कॉस्ट 117 हो जाएगी। अब लेबर वगैरह लगाएगा, लेबर लगा के मिसाल के तौर पे 200 रुपए की कोई चीज बनाई, अब वो 200 वाली चीज 220 की बेचे, 30 की बेचे, लेकिन बैक एंड पे सोच रहा होगा कि मैंने चीज की प्राइस ऐसे सेट करनी है कि मैं अच्छा खासा कमा लूं। लेकिन जब वो बिल बनाएगा चीज बेचने का, तो 200 रुपए की चीज 234 की नहीं बेच सकता। वो 200 रुपए की चीज का अगर बिल बनाएगा, मिसाल के तौर पर 200 की बनी और बेचनी उसने 300 की है, तो 300 का जब बिल बनाएगा तो बिल के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लिखेगा, क्योंकि उसकी सेल क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो इस तरह तो आपने सोचना नहीं था। ये मैं जितनी बात आपसे की वापस लेता हूं, क्योंकि अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं 82 का, मैं तो उस चक्कर में निकल गया था। तो इसलिए अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं, हमारी तरफ से बात फारिग हो, टैक्स वाले एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट क्या कर देते हैं? डेड। और दुकानदारों को जब ये गम होता है तो इस गम से बचने के लिए वो समझ लेते हैं ये मेरी कॉस्ट का पार्ट है, तो उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड करके इतनी की चीज बेच देते हैं कि उनको ये वाला 82 भी रिकवर हो जाए। वो आगे दुकानदारों की मर्जी है, जैसे मर्जी करें, लेकिन जो उनके साथ होता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर आगे जो कस्टमर के साथ करें वो हमारे साथ कहीं बाजार में हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि न्यूमेरिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई कैप ये वाला पोर्शन तो न्यूमेरिकल का लिख ही नहीं रहा, कहते इसकी जरूरत ही नहीं है, बस ये 82 डेड है तो डेड है, हत्ता के बताने की भी जरूरत नहीं है आपको पेपर में कि ये 82 डेड है। तो पीछे क्या बच गया? 1700 बच गया, और 1700 बच गया, और 500 बच गया। अच्छा, आई कैप ये वाला भी नहीं कर रहा शो, कहते इसकी भी कोई जरूरत नहीं, जब सेल है ही 0% पे तो फिर टाइम क्यों जाएगा? ये 136 का रिफंड लेने ना। तो आई कैप कहते हैं न्यूमेरिकल के फुट पे लिख दो रिफंडेबल, कितना? 136, वो जाओ वाला 136, ये यहां पे लाके रिफंडेबल लिख दो, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल वर्जन न्यूमेरिकल का कुछ इस तरह का बन रहा है, जिसमें हमारी जीरो रेट सेल और एग्जेम्प्ट सेल को हम ज्यादा लिफ्ट नहीं कराएंगे, लेकिन इसको थोड़ी सी लिफ्ट करा दें। ये तो डेड हो जाने, ये क्या हो जाने? रिफंड, और ये फेस पे लाके माइनस हो जाने, ऐसे ही है ना? तो ये फेस पे लाके माइनस हो जाने, तो ये जो रिफंड होना है, नोट करने का टाइम दूंगा मैं, तो ये जो रिफंड होना है इसके साथ आप लिखा करेंगे रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल, या रिफंडेबल ड्यू टू जीरो रेट सेल, जो भी फिक्र आपको अच्छा लगे। तो रिफंडेबल ड्यू टू जीरो रेट सेल। लेकिन ये जरा भी अधूरी चीज है, इसमें एक थोड़ा सा मसला है।
जब आप एक्सपोर्ट का रिफंड भी ले रहे हैं तो हुकूमत कहती है कि नहीं नहीं यार, रिफंड आपको दे देते हैं हम, ये वाला तो दे देते हैं, लेकिन ये वाला रिफंड आपको ऐसे नहीं मिला करेगा, ये वाला रिफंड थोड़ा हुकूमत आपको तंग करके दिया करेगी। तो ये वाला जो रिफंड है ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। इसका तरीका ये होगा कि आप 462 को ना अंदर बुलाएंगे, भाईजान अंदर आओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर ये बाहरी रात में तो नेगेटिव फिगर आ जानी है, नेगेटिव का मतलब शबाज नहीं पैसे दे, शबाज हमें पैसे दे जान देना। तो इधर देखें 462 को अंदर बुलाएं, भाईजान आप अंदर आ जाएं। और आपको पता है जब भी चीज अंदर आती है तो लोअर ऑफ या हायर ऑफ के चक्कर में पड़ जाती है। तो लोअर ऑफ एक्चुअल कितना एक्चुअल था जो माइनस करना चाह रहे थे 462, लेकिन अगली जो चीज आएगी वो पता है लॉ मेकर अपनी तरफ से डालता है, कभी 10% ऑफ फलां चीज, कभी 20% ऑफ फलां चीज। तो यहां एक चीज आ रही है 90% ऑफ आउटपुट, 90% ऑफ आउटपुट। ये कितना बना 260। आप बताएं दोनों में से लोअर क्या है? आपने दिल चाह रहा था कि माइनस करें 460, लेकिन कितना माइनस करेंगे? ये 260 को खुदा के लिए यहां ना ढूंढें, 462 में वहां से लाया हूं, 260 तो इस 289 पे 90% करके निकला। बता दें दोनों में से लोअर। अब यहां पे रुक के अभी नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, एक चीज पहले सोच लें, कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, कितना किया, कितना नहीं किया, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी माइनस कर लीजिएगा। इस तरह का काम मिनिमम टैक्स में किया था, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी माइनस कर लीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, कितना माइनस किया 262, तो कितना फिर कभी माइनस कर लेंगे 202। जवाब बता दें। अब 29 जाके आपने शहबाज शरीफ को नहीं देना, अभी थोड़ा सा हौसला रखें। 1700 पे आपने 17% लगा दिया है, इस 1700 में पड़ा हुआ 800, इस पर आपने अलग से 3% लगाना है। और वो मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल के बॉटम पे लगाया करना है, तो मैं न्यूमेरिकल के बॉटम पे आकर जो मैंने बुरे बंदों को सेल की है वो 800 जमा 17% पे चीज बेची होगी या 800 जमा 17 जमा 3 पे? 800 जमा 17 जमा 3 पे। तो 800 पे 17% भी लगाया होगा, 3% भी लगाया होगा। जब पूरे 1700 पे 17% लग गया तो सिर्फ इस 800 पे आप कितने परसेंट लगा दें? इसको हम नाम इस नाम से ऐड किया करेंगे, ऐड 3% फर्दर टैक्स ऑन सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। बोले तो 800 इंटू 3%, पूरा पेएबल टू गवर्नमेंट 53। नाउ 53 इज पेएबल टू गवर्नमेंट। चलें नोट कर लो। आई थिंक यू डू हैव द शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं नोट करने के लिए। करें आज, करें आज, करो ना यार, हाथ धोगी। समझ रहे थे? नोट करें, मुझे नहीं पता वो रिवाइंड करें घर बैठे। ओ भाईजान रिवाइंड नहीं करना, नोट करें। ना ना ना, खुदा के लिए सोल्यूशन नहीं देखना, सोल्यूशन तो मुझे पता है हुआ है, हुए हुए को क्या देखना। चैलेंज तो तब है जब खुद नोट करें। आज पता चलेगा 7 वाले में कितना जान है, H2O है, कितना पानी है उसमें, आज पता चलेगा। जिन लोगों ने कर लिया हाथ खड़ा कर दें। एक्सेलेंट, एक साहब ने हाथ खड़ा कर दिया, बाकी हजरात भी करेंगे। हाथ खड़ा करने कर लिया तो वेल डन, 4 लोगों ने कर लिया। ठीक है यार, इट्स ओवर। इधर देख लें, बस 1-2 मिनट में दोबारा कर देता हूँ आपको। अच्छा अब जरा ना टाइम दें, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। आपने अपनी आंखें पहले इसके सामने लानी है। देखें भाईजान, फाइनल बात हो रही है।
आंखें आपने इसके सामने लानी है और सारे डेटा को इग्नोर कर देना है। अब आपने आंखें इसके सामने लानी है 500 को महीने लेके जाना, क्योंकि 500 पे 0% लगा भी दिया तो 0 - 136 नेगेटिव 136 ही आना है, तो इसलिए इस 136 को पहले लेके आए और इजी मार्क्स पेपर में गेन करें। रिफंडेबल कौन सी सेल का? 0 रेट सेल का 136। ये करने के बाद अब मेरी आंखें सिर्फ इस डब्बे के अंदर होंगी बस, और इस डब्बे ने देखिएगा क्या तहस नहस मचाएगा भी ये डब्बा। अब मेरी आंखें सिर्फ इस डब्बे के अंदर हैं, इसके अलावा एक फिगर को देखना आपके लिए हरा। अच्छा जी, आप शुरू कर दें जी। आउटपुट सेल बुलाएं। 1700 उठाऊं या 900 और 800? 1700 बस, आसान सा फॉर्मेट है। कितना? 289। अब 1700 के सामने वाली जो 462 है इनपुट, एक्चुअल कितना है? 462 और 90% ऑफ 289, इन दोनों में से लोअर। अच्छा, लोअर क्या आ गया? बाहर वाले कॉलम में क्या लेके जाऊं? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं एक चीज सोच लें, माइनस कितना करना था? कर कितना दिया? 260। कितना कैरी फॉरवर्ड कर लें? ये ना अगले महीने माइनस करने दिया जाएगा ना, वो उससे अगले महीने, फिर आगे चलता रहेगा। इसकी भी रिफंड की डिस्कशन करेंगे। 202। अच्छा, 202 का पता क्या करना है? अगले महीने ना, अगले महीने इस 202 को अगले महीने की इस वाली फिगर में ऐड करके एक्चुअल को रिवाइज करना है, लेकिन वो कभी करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। इस 202 को अगले महीने के एक्चुअल का पार्ट बनाना है। फिलहाल चलें, ये करने की जरूरत नहीं, ये बता दें। लेकिन अब 1700 पे 17% लग गया, 800 पे 3 अलग से लगाया करना है। एट 3% फर्दर टैक्स ऑन सेल टू अनरजिस्टर्ड, 3% ऑफ पेबल टू गवर्नमेंट। ये दो लाइनें हमेशा न्यूमेरिकल के बॉटम पे आया करेंगी, हमेशा आया करेंगी दो लाइनें न्यूमेरिकल के बॉटम पे। नहीं, अगर एक्सपोर्ट सेल ना हुई तो नहीं आएगी, और अगर ये वाली फिगर लोअर हो गई तो फिर भी नहीं। लाई लग, अंग्रेज क्या कहते हैं लाई लग को? ओके, पॉइंट सी। ये दोबारा चल गया भाई, ये बंद कर दो। अच्छा, बंद ही नहीं किया था भाई, उस कैमरे से आओ, ये फ्रंट वाला एसी बंद करने। कोई नहीं बैठा हुआ उस कमरे में, है इधर किसी के पास रिमोट? किसी को मैसेज करो, फिर कॉल करो मैनेजमेंट के बंदे को। ओके, अच्छा, मैंने तुम लोगों को कहा था रिमोट कर। अच्छा, अब मोहतरम अगली बात आपने बड़ी गौर से सुननी है। असल में एक चीज अगर आप घर जाके सोचें कि ये अजीब सा बंदा है, 4000 की परचेज करके 2500 की सेल कर रहा है, तो बेचारा अपना नुकसान उठा रहा है उल्टा। तो पागल बंदे, 4000 की चीजें अगर इसने खरीदी हैं तो 6000, 7000, 8000 की बेचे, लेकिन इसकी परचेज कितनी है और इसकी सेल 2500। इसका मतलब है कि इसने नुकसान नहीं उठाया। सेल्स टैक्स सेल इंटू 17% में से परचेज इंटू 17% माइनस कराता है, लेकिन अकाउंटिंग के सर ऐसा नहीं करते। अकाउंटिंग के सर सेल इंटू 17% में से, सॉरी इंटू 17% कहां से आ गया? अकाउंटिंग के सर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कराते हैं, इसलिए उनका हमेशा ही तकरीबन प्रॉफिट आता है, कभी कभी ग्रॉस लॉस आ जाता है। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कराते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल और परचेज में क्या फर्क है? परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है ना। ओपनिंग स्टॉक को भी छोड़ो, आसान करो बात। परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है ना, और परचेज इन इटसेल्फ एक परचेज है। तो इनके जो बड़े बड़े नेगेटिव्स आ रहे हैं, इनकी वजह से कुछ कैरी फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, इनकी वजह सुन लें क्या है। असल में सेल्स टैक्स ना मैचिंग कॉन्सेप्ट पे नहीं बना हुआ। सेल्स टैक्स सादा अकाउंटिंग करता है, कहता है भाईजान जो आपकी सेल है उसको सामने रखो, परचेज सामने रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। हालांकि अब प्रैक्टिकली पता क्या होगा, अगले महीने इंशाल्लाह
आपका आउटपुट की एक अच्छी फिगर आने वाली है। क्यों अच्छी फिगर आने वाली है आउटपुट की? क्योंकि आपने 4000 की चीजें खरीदी, 2500 की बेच दी, तो ये 4000 की खरीद के 2500 की नहीं बेची होंगी, शायद इसमें से आपने अभी कोई 2200 वाली चीजें खरीद के 2500 की बेची हो, बाकी 1800 शायद इसमें पड़ी हो अभी। तो वो 1800 इंशाल्लाह अगले महीने परचेज में नहीं जाएंगी अब, क्योंकि परचेज में तो पूरी 4000 ले गए, वो अब अगले महीने सिर्फ किस में जाएंगी? सेल में जाएंगी। जब वो सेल में आएंगी तो एक हैवी फिगर सेल की आएगी, वो हैवी फिगर सेल जितना इनपुट माइनस नहीं हो सका था उसको क्या कर लेगी? माइनस कर लेगी। तो सेल्स टैक्स मैचिंग पे बेस नहीं करता। अगर आप 10 चीजें खरीदें और 2 बेचें तो आप करेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व? 2 की सेल माइनस 10 की परचेज, इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व किया करेंगे पेपर में। और इसी तरह शायद हमने इधर भी सॉल्व किया। तो इसलिए ये ना सोचिएगा बेचारे की परचेज 4000 है और सेल 2500 है, इंशाल्लाह बाकी सेल अगले साल अगले महीने में हो जाएगी। तो सेल्स टैक्स कुछ ऐसे मैकेनिज्म पे बेस करता है जो फॉर्मेट इतना आसान कर देता है, जो सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। ये पहली बात हो गई, ये ज़हन में रखें। दूसरी बात, आज एक धमाका, कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाना। ये वाला ऐसी बंद करो। कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाना। क्यों? छोटी मोटी सेल है, बेचारे का छोटा मोटा कारोबार है, तो सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर ना कराए। अब इसकी मिसालें सुनना शुरू कर दें। होंडा एटलस कार कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि उसके पास 10 से ज्यादा वर्कर है। रॉयल फैन वाली कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि उसके पास 10 से ज्यादा वर्कर है। तो हमें एसी भी महंगा मिलता है बाजार में 17% डाल के, हमें रॉयल फैन भी महंगा मिलता है 17% डाल के। इसी तरह अगर आप गाड़ी लेने चले जाएं तो वो भी छोटी इंडस्ट्री नहीं है, उसकी तो एक गाड़ी ही इतनी महंगी बिकती है, तो इसलिए वो 3 गाड़ियां बेचे तो 10 मिलियन इकट्ठा कर लेती है। तो ये लोग छोटी इंडस्ट्रीज नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा 6 लोगों को नौकरी दे और घर के अंदर कारोबार शुरू करे और उसकी सेल साल के 10 मिलियन से कम हो, तो वो बंदा जीरो के बल्ब बना रहा हो, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है। अब ये बंदा जीरो का बल्ब अगर 50 रुपए का बेचना है तो 50 का बेच दे, बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। तो कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो छोटी इंडस्ट्री है। छोटी इंडस्ट्री अगर बाजार में 100 वाली चीज 100 की बेच दे तो इस पे लॉ मेकर को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी फैक्ट्री बन जाए तो फिर यही 100 वाला बल्ब कितने के बेच रहे होंगे? 117 के बेच रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको जहन में रख लें। ये दूसरी बात मेरी होगी। इन दोनों बातों को जहन में रख के अब वो जो एक पॉइंट हमारा रहता था ना, वो हमने पढ़ना है पेज 461 पे। कौन सा पॉइंट है? सी, पॉइंट सी। अच्छा एक चीज बताएं, ऐसा हो सकता है कि हम 3 साल कॉटेज इंडस्ट्री हो, फिर अगले 4 साल के लिए बिग इंडस्ट्री बन जाए, फिर उसके बाद दोबारा हमारा बिजनेस फ्लॉप हो तो दोबारा हम कॉटेज इंडस्ट्री बन जाए? इज इट पॉसिबल? यस यस इट इज पॉसिबल। पहले 3 साल हमारे 4 एम्प्लॉइज थे, हम क्या थे? कॉटेज इंडस्ट्री। फिर हमने एम्प्लॉइज बढ़ा लिए, 12 कर लिए, फिर हम बिग इंडस्ट्री बन गए। तो और उसके बाद फिर दोबारा हमारे एम्प्लॉइज हमने निकाल दिए, कारोबार ठप हुए हैं, महंगाई हो गई है, लोग हमारी चीजें खरीदने लगे, फिर हम दोबारा क्या बन गए? तो जब तक आप कॉटेज इंडस्ट्री थे आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था। जब आप कॉटेज इंडस्ट्री से बिग की तरफ चले गए आपने अपने आप को रजिस्टर, और अब जब आप दोबारा कॉटेज बनेंगे तो आपको इजाजत है डी रजिस्टर कराने की। आप अपने आप को क्या करवा लेंगे? डी रजिस्टर। आप कहेंगे मैं तो छोटी सी इंडस्ट्री हूं, तो इसकी भी इजाजत है कि आप रोटेट करते हैं। जैसे होता है ना, नॉर्मल से स्पेशल पे चले गए, स्पेशल से फिर दोबारा नॉर्मल में वापस आ गए। तो इस तरह का खेल चलता रहता है सेल्स टैक्स में। कभी आप कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं, कभी आप बिग बन जाते हैं, कभी आप दोबारा, कभी दर बदर, कभी उनके दर, कभी इनके, तो आप फिरते रहते हैं। डन हो गया? अच्छा एक मसला आएगा, अब मसला बड़ा गौर से समझना है आपने। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की तरह। एक बंदा जनवरी में बिग इंडस्ट्री था, तो क्या ये रजिस्टर्ड था या डी रजिस्टर्ड था? रजिस्टर्ड था। इसने जनवरी के अंदर खड़े होकर सोचा यार मेरे हालात बड़े मारे हो गए हैं और मैं तो फारग हो गया हूं, मैंने एम्प्लॉइज को भी निकाल दिया। 31 जनवरी को इसने 2-4 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, पीछे 6 साल बच गए। ये गया शिबाश्री के पास, शिबाज यार तेरा भाई तो आ नहीं रहा, तू एक काम कर मेरा कि तू ना डी रजिस्टर कर दे मुझे। उन्होंने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं, तेरे हालात ही मारे हो गए हैं, अब हम तुझे डी रजिस्टर कर देते हैं। अब पहले क्या था? रजिस्टर्ड। अब कॉटेज इंडस्ट्री होने की वजह से डी रजिस्टर बन गया। ओ इधर देख रहे हैं, पहले क्या था? रजिस्टर्ड था क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री थी। अब क्या हो गया? डी रजिस्टर। अब एक मसला आएगा, 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं इसके क्लोजिंग स्टॉक में एट द डेट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। जिसने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने गया है या जिसने रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है, उसने इसके पास कितने यूनिट्स पड़े हुए? 50 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक परचेज में कब जाते हैं, सेल में कब जाते हैं? हमारे सवाल को सामने रख के बताएं। यहां सादा सी बात पूछ रहा हूं, दुकान के ऊपर बोतलें पड़ी हुई हैं 50, ये कब परचेज में गई थी, कब सेल में जानी है? यार हद होगी यार, ऐसे क्यों देख रहे हैं? 50 बोतलें दुकानदार के पास पड़ी हुई हैं, परचेज में कब गई थी? जनवरी में।
या उससे पहले गई होंगी, लेकिन जनवरी में मैं कहता हूं चलो चली गई होंगी। और सेल में कब जानी है? क्लोजिंग स्टॉक तो स्टॉक है, तो सेल में कब जाने? अब एक मसला हो जाएगा, जब ये परचेज की थी तब आप रजिस्टर्ड थे, तब आपने 17% लगाया होगा। आपको पता है ना, टीचर कहते थे क्लोजिंग स्टॉक परचेज इधर हुआ होता है और सेल बाद में होता है। ये तो बात सादा सी है ना, ये तो सादा से बंदे को भी पता है, दुकानदार को, यार ये चीजें अगले महीने बिकनी है, वो कहेगा हाँ मुझे पता है। दुकान पे जाके कहिएगा इसको, ये जो तुम्हारे पास चीजें पड़ी हुई हैं ये अभी के बाद बिकनी है, मुझे पता है। तो ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आप परेशान हुए थे। अच्छा उसे कहिएगा जो तुम्हारे पास पड़ी है ना, तुमने खरीदी पहले की हुई है। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, आपकी तो दिमाग की दही बनी थी। तो ये परचेज कब हुई है? जैन में। और सेल कब होनी है? फेब में। अब परचेज के मौके पे आप 17 लगा चुके हैं क्योंकि आप क्या थे, लेकिन जब आपने सेल करनी है तो कस्टमर को बिल डालेंगे, तो बिल में सेल्स टैक्स डाल नहीं सकते क्योंकि अब आपने सेल करनी है, तो आप क्या हो चुके हैं? अब परचेज को आपने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन किसको रिकॉर्ड नहीं किया? अब हुकूमत आपको एक सजा देगी। हुकूमत कहेगी ये सारी पड़ी हुई चीजें एज्यूम कर लो सेल हो गई हैं। एज्यूम कर लो क्या होगी? अब अगर एज्यूम कर लो सेल हो गई है, तो एज्यूम करोगे सारी 50 चीजें 100 वाली 117 की बिक गई हैं। अब हर 50 चीज पे जो 17 रुपए हैं वो आप हुकूमत को अपनी जेब से जमा करवाएंगे, जेब से। कस्टमर पे नहीं डाल सकते आप, क्योंकि अब आप क्या हो चुके हैं। इसलिए इन लोगों को मशवरा ये दिया जाता है कि डी रजिस्टर कराने से पहले अपना सारा स्टॉक वैसे ही बेच दें। अगर ये डी रजिस्टर कराने से पहले ही स्टॉक बेच देते ना, तो फिर तो कस्टमर्स पे डाल देते उसका बर्डन। लेकिन दुकानदारों से गलती भी हो जाती है, कई दफा डी रजिस्टर करवाते हैं और पता होता है दुकान पे सामान पड़ा हुआ है। तो बता दें, जो बंदा अपने आप को डी रजिस्टर कराने जा रहा है उसको एक मसला आया करेगा, जिसे आप कहते नहीं, ट्रांजिशनल फेज, एक तरह की ट्रांजिशनल फेज में एक मसला आया करेगा। क्या? जैसे इंट्रो इको ने बड़ा मसला डाला था और अभी तक एफरमान कुछ को। अच्छा, तो ट्रांजिशनल फेज में ना कोई मसला आता है, जब भी ट्रांजिशन होती है कोई ना कोई मसला आता है। इधर क्या मसला है, जरा मसले की नेचर समझ सकें, कुछ समझ आ रही है नेचर? परचेज पे 17 लग चुका है, क्योंकि जब हम चीजें खरीदने गए थे हम क्या थे, लेकिन जब हम बेचेंगे तो हम सेल पर 17% लगा नहीं सकेंगे। क्यों? हमने आपको क्या, अपने आप को क्या करा लिया। इस मसले का हल क्या है? हुकूमत इस 50 को क्या एज्यूम कर लेगी? सेल। कोशिश करते हैं ये डब्बे वाली बात अगर आपको समझ आ जाए। अ पर्सन इज रजिस्टर्ड इन जनवरी। ओ यार ये भी बंद कर गए, मैं भी कहूं क्या, ये किसी को भेजो चलवाओ, उधर बैठे हुए भाई। अच्छा पढ़ लें, जरा पढ़ लें इस तरह, उधर से फायर मार, ट्राई कर, करीब हो, बस 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 मार दे फायर, और थोड़ा करीब आओ, चलो पढ़े जी। अब पर्सन, गर्मी लग रही है। अब पर्सन इज रजिस्टर्ड इन जनवरी। एक बंदे को कब रजिस्टर हुआ? जनवरी में। एंड अ पर्सन इज रजिस्टर्ड इन जनवरी, हुआ नहीं, रजिस्टर्ड था। एंड ही गॉट हिमसेल्फ डी रजिस्टर्ड ऑन यकम फरवरी। ही हैज 50 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 जनवरी। ये बंदा, बंदर नहीं बंद, ये बंदा जनवरी में, बड़ी बात बताई सर आपने, नजर आ रहा था डायग्राम में, इसने सोचा कि मैं यकम फरवरी से अपने आप को करवा लो भाई, करवा लो भाई को उठा दो, रजिस्टर करवा लिया उसने अपने आप को। 50 यूनिट को इसने परचेज में जैन में डाल दी। 50 यूनिट्स को इसने परचेज में जनवरी में डाल दिया था। इज इट सो? 50 यूनिट को इसने परचेज में जनवरी में डाल दिया था। इसका मतलब है इनका इनपुट माइनस कर चुका है। यही होता है ना, जो चीज परचेज में चली गई उसके तो माइनस हो गई। इसका इनपुट इसने कब माइनस कर लिया था? ये इनपुट आपने पहले पढ़ना है, माइनस घर में बाद में पढ़ना है। इसका मतलब है इनका इनपुट माइनस कर चुका है, यानी जनवरी में फायदा ले चुका है। इनपुट फायदा कैसे होता है? परचेज फायदा होती है ना, नेगेटिव होती है, तो परचेज नेगेटिव होकर टैक्स को कम कर देती है। इसका मतलब है जनवरी में फायदा ले चुका है। अब इन 50 यूनिट को फेब में जब सेल करेगा तो आउटपुट को पहले पढ़ना, रिकॉर्ड को बाद में। तो आउटपुट रिकॉर्ड, क्योंकि ये डी रजिस्टर हो चुके हैं, इससे शहबाज जिगर को नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान को कवर करने के लिए इस नुकसान को कवर करने के लिए हुकूमत कह रही है कि 31 जनवरी को आपके पास 50 यूनिट का पड़े होना, हम सेल पहले पढ़िएगा, हम सेल एज्यूम कर लेंगे। 50 यूनिट का पड़े होना हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हालांकि वो बिके नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी इसकी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस बात को ना कूजे में बंद कर दिया है। अंग्रेजी आसान सी है इसकी।
पड़े होना ऑफ गुड्स बिफोर डी रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अंग्रेजी जरा आसान सी है, वैसे टाइम लग गया समझाने में। अंग्रेजी क्या है? पड़े होना ऑफ गुड्स बिफोर, अंग्रेजी तो इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाएगी आपको, इसको सेल एज्यूम कर लिया जाएगा। नहीं, उधर तो नहीं, उधर तो एक्चुअल सेल पे जाएगा, जल्दी नोट कर लें। तो पोजेशन, पड़े होना, हालांकि क्लोजिंग स्टॉक सेल नहीं होता, लेकिन अगर बंदा अपने आप को क्या करवा ले तो फिर सेल एज्यूम कर लिया जाएगा, हो गया। पड़े होना सेल में डाल दिया जाएगा। परचेज में कब रिकॉर्ड हो चुका है ये? जनवरी में। सेल में ये रिकॉर्ड होना अगले महीने, लेकिन फिलहाल अभी सेल में डाल दें, क्योंकि जब ये सेल करेगा तो फिर हुकूमत को इसने टैक्स नहीं देना, तो फिर काबू नहीं आएगा ये बंदा। ओके, जो बंदा कहे ना मैं 2 को जा रहा हूँ, 3 को जा रहा हूँ, 4 को, 5 को, 6 को, आपने कान में कहना खेल फ्यूचर से अपने खेल, बस उसको सही शर्मिंदा करूँगा उसकी किताब पे, उसके रजिस्टर पे, उसके मत्थे पे, खेल अपने फ्यूचर से। खुदा के लिए अपने दोस्तों को ना खेलने दीजिएगा उनके फ्यूचर से। ये तो मैंने बता दिया आपको जो छुट्टियां हो रही हैं उसके मुताबिक। अच्छा जी, लेकिन ये मैंने आपके समझने के लिए बात लिखी है, पोजेशन ऑफ गुड्स इज एज्यूम्ड एज सेल। ओके भाई, उस क्लास में जो भाई बैठे हैं दानिश को बुला के लाएं, उनको पेपर मारने हैं, पोजीशंस अनाउंस होनी है बच्चों की। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट पढ़ लें, पॉइंट डी, फिर खत्म करें। अगर होंडा ने, मुझे पढ़ा लेने दें, चिनमिन बंद करें। अगर होंडा ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और सोचा, सोचने पे तो पाबंदी नहीं, और सोचा कि टायर किसी और से बनवाएगा हम, तो होंडा ने टायर का रॉ मटेरियल, इमरान फ्री है आजकल, इमरान को दे दिया कि इमरान आप अपनी बनी गाला की फैक्ट्री में बना दो। तो इमरान ने कहा ओके, इमरान ने टायर बना के भेजने शुरू कर दिए, टायर बनाकर डंडे से घुमा के भेजने शुरू कर दिए। टायर बनाकर होंडा या होंडा के एजेंट को वापस करेगा, तो समझा जाएगा कि इमरान ने होंडा को टायर सप्लाई कर दिया है। होंडा को टायर सप्लाई की जगह बेहतर लफ्ज़ है सप्लाई बैक, यानी रॉ मटेरियल उनकी तरफ से आया था उन्हीं को। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, आपकी वालदा जो है वो दूध, चीनी, जेली का रॉ मटेरियल हमसाये की औरत करते हैं, वो हमसाये की औरत वापस करते छत के ऊपर से। इसी तरह हो रहा होता है ना, छत के ऊपर से नहीं, दीवार के ऊपर से। पॉइंट डी, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कस्टर्ड बिलोंगिंग टू, अच्छा, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इस फिक्रे में ना लफ्ज़ ऐड करते जाइएगा, वरना ये फिक्रा बहुत कंजूसी से लिखा हुआ है, आपको घर में समझ नहीं आना। इनके टेस्ट और नंबर और तरतीब और 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, हाँ उसको पता कराएं, उसका किधर ग्राउंड फ्लोर पे होगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू होंडा, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू होंडा, the transfer or delivery of such goods back to owner, owner को वापस कर दें क्योंकि रॉ मटेरियल उसी से आया था। the transfer or delivery of such goods back to owner will be considered as supply। अब आप होंडा को वापस कर दें, या इसका क्या मतलब होगा, और टू अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, नहीं इमरान खान को तो वापस नहीं करना, इमरान खान को तो देनी है, और टू अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एजेंट, किसका, होंडा का। चलें इसको याद कर लें। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर बाय इमरान खान, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू होंडा, द ट्रांसफर ऑफ सच गुड्स बैक टू होंडा और टू दी पर्सन नॉमिनेटेड बाय होंडा इज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। बल्कि ये जो इंक्लूड का लफ्ज लिखा हुआ ना, असल में ये लफ्ज सबके साथ जाके मिल रहा है, तो सप्लाई की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। ठीक है जी, अब हमारी मेन चीजें शुरू होनी है। कल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, टाइम ऑफ सेल क्या होगा और फिर वैल्यू ऑफ सेल क्या होगी। ये दोनों ये दो जो हमारे कल डिस्कस होने हैं, इनमें से न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा जी, आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर ट्राइंग टू डू, लेट मी डू सम फास्ट पेपर्स फॉर यू पीपल। आई वॉन्ट योर ब्राइट फ्यूचर। अच्छा,
यू योरसेल्फ वांट योर ब्राइट फ्यूचर बट एक्शन स्पीक। अच्छा जी, क्वेश्चन 55 का ए। अच्छा, कितने लोग वैसे अपने मुस्तकबिल से खेल रहे हैं? 2 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। ये जो आप मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, ये मुस्तकबिल से ही खेल रहे हैं, ये और क्या, आप आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हैं, अपना अंडर द। अब बच्चे क्या कहेंगे, अब्बा जी ने 8 साल में सीए की, शर्म नहीं आती अब्बा जी को? तो खुदा के लिए कोई रहम कर लें अपने ऊपर। आप जैसे ही लोग हैं 3-3 पेपर निकाल रहे, एक बंदा मुझे मिला 4, एक बंदा मिला 5 पेपर निकाल गया, लेकिन होला हाथ रखें, आप 3-3 करके चलें, लेकिन पास तो करते रहे साथ साथ। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खाला जी का एक्ट 1990 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इनपुट इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इनपुट की डेफिनेशन है जो आज हमने पढ़ी है, सप्लाई, ये वही सप्लाई है जो हमने पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद मतलब ये है कि आप थ्योरी साथ साथ याद करें। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर द खाला जी का एक्ट 1990 टैक्सेबल एक्टिविटी मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। आप कहेंगे ये लाइन तो मैं याद करके गया होता यार, ये तूने डाल दी। यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, आप मुझे बता दें वो चीजें जो टैक्सेबल एक्टिविटी में डाली जाएंगी और निकाली जाएंगी। इंक्लूडेड भी बता दें और एक्सक्लूडेड भी बता दें। जी मोहतरम, इंक्लूडेड वाली कौन सी है? आज मजा आना शुरू हुआ है सेल्स टैक्स का, कल और ज्यादा आएगा। इससे पहले बोरिंग जरा चीजें चल रही थी। कौन सी चीजें इनक्लूडेड हैं और कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड? इंक्लूडेड कितनी है? 4 और एक्सक्लूडेड 2। क्लियर? अच्छा ठीक है, फिर कल अब बांट देंगे पेपर, आप जाएं साथ वाले को लेकर।